let's start, Kashif. And it's थोड़ा interactive रखें so that audience is also engaged. सर आप जानते हैं मुझे अच्छा, स्लाइड शुरू होने से पहले थोड़ी इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है, तो देखते हैं स्लाइड होने के बाद क्या होता है। ठीक है, सुपर चार्ज ऑलरेडी मैं भी हो गया हूँ, शायद आप लोग भी हो गए हो, चार्जिंग भी हो गई है। मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची है वैसे भी, तो शायद आप लोगों को बगैर माइक के भी समझ आ जाए, तो माइक को थोड़ा साइड पे रख देते हैं। पीछे तक आवाज़ आ रही है ना? पीछे तक आवाज़ आ रही है? ठीक है। अल्लाह पाक ने आवाज़ मुझे बहुत अच्छी दी है, बहुत ऊंची दी है, तो इसका फ़ायदा उठाते हैं, थोड़ी बिजली बचाते हैं। अयान ने थोड़ा बहुत मेरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, बाकी मेरा नाम काशिफ महमूद है। शायद कुछ लोग आप में से मुझे जानते हो, शायद कुछ ना जानते हो। जो नहीं जानते, नाम है, नाम में क्या रखा है, काम पे फोकस करते हैं। ठीक है। सो मैंने कैरियर अपना स्टार्ट जो किया था वो किया था गेम डेवलपमेंट से, फिर मैंने .NET पे कुछ सर्विसेज पे भी काम किया। मतलब जो मिलता गया करता गया, जो मिलता गया करता गया। पैसे चाहिए होते थे यूनिवर्सिटी में, तो थोड़ा पेट के लिए कुछ तो करना पड़ता, तो मैं भी करता रहा। तो लास्ट 5 to 6 years जो थे मेरे, वो ज़्यादातर कोटलिन बेस्ड डेवलपमेंट पे मैंने काम किया। उसमें बैकएंड भी है, उसमें मोबाइल डेवलपमेंट भी है, मल्टी प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट भी है। लेकिन अभी जो मेरा मेन फोकस है वो बैकएंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर है, मोस्टली ऑन AWS, लेकिन थोड़ा बहुत गूगल क्लाउड वाली साइड पे भी। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने AWS पे जावा वगैरह यूज़ की हुई है? किसी ने नहीं की, करना भी मत। अच्छा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रस्ट भी नहीं की किसी ने, वो कर लेना। अच्छा, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो JVM बेस्ड लैंग्वेजेस हैं, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस हैं, या कुछ भी है, एक चीज़ सब में कॉमन है, और वो चीज़ है कोल्ड स्टार्ट्स। कोल्ड स्टार्ट्स का पता है किसी को? कोल्ड स्टार्ट क्या होता है? किसी को नहीं पता। जब फ्रिज से बाहर निकल के आते हो ना, तो आपको ठंडी हवा लगती है, तो आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए पकड़ा जाता है। ठीक है, या ठंडा पानी पी लो तो थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आती, थोड़ी देर आप समझ नहीं पाते कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर जब दोबारा दिमाग गर्म होता है, फिर समझ आती है अच्छा दुनिया में ही हूँ, कहीं और नहीं गया। तो ये होता है कोल्ड स्टार्ट। थोड़ी मैंने ये जो टाइटल है, ये थोड़ा सोच समझ के नहीं रखा। जल्दी अयान ने मुझे कहा यार टाइटल बताओ, मैंने कहा क्या टाइटल दे, कुछ भी रख देते हैं, काम की बात क्या है असल चीज़। ठीक है, तो इसका टाइटल सही जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था मिनिमाइजिंग कोल्ड स्टार्ट्स। ठीक है, विद GraalVM। GraalVM का किसी को पता है? GraalVM नहीं पता किसी को। AWS की नेटिव इमेजेस का किसी को पता है? कस्टम रन टाइम्स। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें अभी जिनके मैंने नाम लिया है, ये आपको हेल्प करती हैं मिनिमाइजिंग कोल्ड स्टार्ट्स। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस के आपको कोटलिन के बारे में सोचना क्यों चाहिए। ठीक है, इंटरनली AWS की बैकएंड सर्विसेज के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़ होती है वो जावा है। ठीक है, लेकिन जावा के अपने इश्यूज हैं, उनको मिनिमाइज करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए बहुत पहले लॉन्ग अगो एक लैंग्वेज बनाई गई थी जिसका नाम था कोटलिन। ठीक है, लास्ट ईयर जो कि अभी AWS टीम ने कोटलिन कॉन्फ्रेंस पे प्रेजेंट किया है, उसके मुताबिक उन्होंने पिछले साल में जो Amazon AWS का SDK है, जो कि कोटलिन के अंदर लिखा हुआ है, उसकी रिकमेंडेशन 6x इंक्रीज किया है। फॉर एग्जांपल, अगर वो पहले एक बंदे को रिकमेंड करते थे कोटलिन का यूज़ करने के लिए, अब वो 6 बंदों को करते हैं। ठीक है, और इंटरनली उनके 13x जो कोड के अंदर वो इंटरनली जो सर्विसेज बना रहे हैं, उसके लिए 13x इंक्रीज हुई है कोटलिन यूसेज। ठीक है, उसके अलावा शायद बिजली वालों को ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन अच्छी नहीं लगी, तो ज़्यादा ही सुपर चार्ज हो गए, कोल्ड स्टार्ट हो गया। अब ये जनरेटर जो लेट चल रहा है ना, ये कोल्ड स्टार्ट है, जो थोड़ा टाइम ले रहा है ना। अगर इसका कोल्ड स्टार्ट ना होता तो ये फौरन आ जाता और हमारी स्क्रीन चल जाती और हम
पाँच आता है रहते हैं। I think now everyone understand what cold start is. तो जब तक इसका cold start होता है तब तक वेट करते हैं। ज़्यादा ही लंबा cold start हो गया। Check. जब तक ये फिक्स होता है तब तक मज़ीद बात करते हैं कोल्ड स्टार्ट के ऊपर। अभी जनरेटर का कोल्ड स्टार्ट है, ठीक है। कोल्ड स्टार्ट की वजह से आपको क्या इफेक्ट हुआ है? सबसे पहले आपका यूजर एक्सपीरियंस हुआ है। पावर आउटेज है तो आप प्लीज कैरी ऑन रखो, ठीक है, ठीक है। अब 15 मिनट्स में फिट अप। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ आपकी हर्ट हुई है वो है यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। आपको एक स्लोनेस फील हुई है। आप अगर कि किसी ऐप के अंदर ये हो रहा होता कि आप ऐप खोली, ठीक है, आप ई कॉमर्स ऐप है, आपने ऐप खोली, आपने प्रोडक्ट सर्च किया, काफ़ी स्क्रॉल करने के बाद आपको वो प्रोडक्ट मिल गया कि जो आप बाय करना चाहते थे। आपने जैसे ही ऐड टू कार्ट किया तो ऐड टू कार्ट का जो लैम्डा था बैकग्राउंड पे वो कोल्ड स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो कोल्ड स्टार्ट से क्या हुआ कि जैसे अभी हमें 15 मिनट की आउटेज हो गई है, तो उस कोल्ड स्टार्ट की वजह से आपके 10-15 सेकंड्स जो हैं वेस्ट हो गए। इतनी देर में आप तंग आ गए, आपने कहा यार ये तो इतना टाइम ले रहा है लोड होने में, आपने ऐप किल की, आप दूसरी ऐप के ऊपर चले गए और वहाँ से बाय कर लिया। अब इससे नुकसान क्या हुआ? अगर वो ऐप मेरी है तो मैंने एक पोटेंशियल जो मेरा यूज़र था, जो कि हो सकता है आज एक चीज़ मंगवा रहा है, कल जाके वो 18 चीज़ें मंगवा सकता था। तो वो जो 18 चीज़ों पे जो मुझे रेवेन्यू मिलना था वो रेवेन्यू मैंने लॉस कर दिया, राइट। तो ये फर्स्ट चीज़ है। फिर सेकंड चीज़ जो कोल्ड स्टार्ट की वजह से इफेक्ट होती है, वैसे ये सबसे बड़ी चीज़ यही है, लेकिन सेकंड चीज़ जो है कि आपने कोई कंप्यूटेशनल कोई चीज़ परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल आपने सिंपल एक फिबोनाची सीक्वेंस जनरेट करना है, ठीक है। आपने एक लैम्डा को रन किया, वो फिबोनाची का जो नंबर था जो आपको चाहिए था, फॉर एग्जांपल M77 का आपने नंबर निकालना है और वो आपने किसी दूसरे कंप्यूटर रिसोर्स को देना है जो कि उसकी बेस के ऊपर कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा। तो आप वो जो है EC2 पे रन हो रहा है, ये आपने लैम्डा से गेट करना है। जैसे ही EC2 ने वो काम खत्म करना है तो आपने EC2 इंस्टेंस जो था वो बंद कर देना है, ठीक है। अब लैम्डा ने उसके ऊपर 25 सेकंड लगा दिए कोल्ड स्टार्ट की वजह से, तो आपके EC2 के वो 25 सेकंड्स जो कि सिर्फ 5 सेकंड्स होने चाहिए थे, 20 सेकंड्स का आपको एक्स्ट्रा बिल पड़ गया, ठीक है। अब वो 20 सेकंड बचाए जा सकते थे, लेकिन वो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ी है और आपका जो एट द एंड ऑफ द डे जो बिल बनना है उसमें वो 20 सेकंड से एक्स्ट्रा बिल ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आप कोशिश करते हो कि ऐसी लैंग्वेज यूज़ करो या ऐसा ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखो कि जो कोल्ड स्टार्ट्स को कम से कम कर सके। आई थिंक कोल्ड स्टार्ट समझ आ गई है क्या होता है? अभी भी नहीं आई? अच्छा चलो, आई होप क्या आ गई है। तो अभी दोबारा गो बैक करते हैं अपनी स्लाइड्स पे ताकि मुझे भी पता चले कि बताना क्या था। अच्छा, लेकिन इस सारी प्रेजेंटेशन का जो मेन चीज़ है वो एक तो यूजेज ऑफ कोटलिन इन इंटरनल एसटी केस है। स्मिथी का किसी को पता है क्या? सो कोटलिन के लिए कम्प्लीटली
फ्रॉम ग्राउंड अप स्मिथी का एक नया SDK लिखा गया है जो कि डिफरेंट SDK को बिल्ड करने के लिए आपके नीड्स के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया, ताकि आप अगर एक फीचर है जो आप एक्सेस करना चाहते हो कोई कस्टम कोड जनरेट करके जो कि आपकी डोमेन के मुताबिक है, देन देयर इज अ स्मिथी वर्जन ऑफ कोटलिन अवेलेबल एज वेल। लेकिन स्टिल जो मेन चीज़ है, जो सेलिंग पॉइंट है कोटलिन का, वो है मल्टी थ्रेडिंग। पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग की जा सकती है, मल्टी प्रोसेसिंग की जा सकती है, मल्टी थ्रेडिंग नहीं की जा सकती। लेटेस्ट में की जा सकती है लेकिन स्टिल उस तरह की नहीं की जा सकती, उस तरह की तरीके। हाँ, वो बस जुगाड़ है। सो कोटलिन जो है आउट ऑफ द बॉक्स आपको मल्टी थ्रेडिंग का सपोर्ट देती है, जिससे आपकी जो सर्विसेज हैं वो बेहतर तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, कोल्ड स्टार्ट पे हमने बात कर ली है, लेकिन एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि कोल्ड स्टार्ट क्या होता है। आई थिंक सबको अंडरस्टैंड हो चुका है। मूव करते हैं परफॉर्मेंस में कि जो आपका थ्रूपुट होता है, जो हमने बात की EC2 एंड लैम्डा कनेक्शन की। उसके बाद कोल्ड स्टार्ट्स जो हैं, आई थिंक मैंने डुप्लीकेट कर दिया। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हैं कि लार्ज फंक्शंस, अगर आपका फंक्शन जो है बहुत बड़ा है उसको स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। लैम्डा जो है फंक्शन एज अ सर्विस है, तो वो अगर वो सो रहा है, ठीक है, आप उसको नींद से जगाओगे तो थोड़ी देर के लिए हेलुसिनेट करेगा, थोड़ी देर वेट करेगा और फिर जब उसको कॉफ़ी मिल जाएगी फिर भागेगा। बगैर कॉफ़ी के वो नहीं भाग सकता, ठीक है, थोड़ा टाइम लगाएगा। कोल्ड स्टार्ट, अच्छा, अगेन कोटलिन कंसाइज है, पावरफुल है, मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट है, बहुत बड़ा इसका एक इकोसिस्टम है लाइब्रेरीज का, जो कि अगर कोई जावा की लाइब्रेरी है वो भी आप कोटलिन के साथ यूज़ कर सकते हो। तो वो जो जावा का पूरा एक इकोसिस्टम है वो कोटलिन के अंदर भी आ गया, ठीक है। तो कोटलिन के अंदर रह के आप वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो जो कि जावा की थी, लेकिन इन अ बेटर वे। कोल्ड स्टार्ट की हमने बात कर ली। लैम्डा, सो कोटलिन का अपना एक AWS का SDK है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स कोरोटीन्स, जो कि मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करती हैं। अच्छा, कोरोटीन्स होता क्या है? कोरोटीन्स ये हैं, तो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत जावा के साथ काम किया होगा, तो अगर आप मल्टी थ्रेडिंग करते हो तो आपको थ्रेड क्रिएट करना पड़ता है, आपको रनर क्रिएट करना पड़ता है। तो रनर अगर एक चीज़ कर रहा है, ठीक है, अगर उसमें पॉज है, वो कंप्यूटेशनल रिसोर्स कोई और चीज़ यूज़ कर रही है, तो थ्रेड वेट करता रहेगा, वो स्लीप नहीं करता। जिसकी वजह से अगर आपके 50 थ्रेड हैं जिन्होंने काम करना है, और थ्रेड पूल पे वो जो एक थ्रेड है उसने लॉक लगा के रखा हुआ है, तो वो जो 49 बाकी थ्रेड्स हैं वो वेट करते रहेंगे। तो ये कोई एफिशिएंट यूजेज नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड कोरोटीन्स जो हैं, कोरोटीन्स ये कहती है कि अगर आपने एक कॉल की, ठीक है, और वहाँ पे पॉज आ गया, वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो वो स्लीप कर जाएगी। पीछे जितनी दूसरी कोरोटीन्स हैं वो आके अपना काम करती रहेंगी। यानी इसलिए इसको कहा जाता है कि लाइट वेट थ्रेड्स हैं। मतलब जो काम थ्रेड्स नहीं कर सकते वो बआसानी इससे हो सकता है। एसिंक्रोनस जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपने सिंक्रोनस थ्रेडिंग करनी है वो भी पॉसिबल है। तो बहुत पावरफुल एक फ्रेमवर्क है कोटलिन का जो कि आप यूज़ कर सकते हो फॉर दैट पर्पस। अब आता है हमारी प्रेजेंटेशन का सबसे मेन पार्ट, ग्राल वीएम। ग्राल वीएम क्या है? जेडीके का तो पता होगा सबको, आई गेस। सो जेडीके या ओपन जेडीके पेड है, ओपन जेडीके जो है वो ओपन सोर्स है, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आती। लेकिन जेडीके या जेवीएम बहुत टाइम लेता है स्टार्टअप के लिए, क्योंकि वो एक वर्चुअल मशीन है, उसका एक अपना प्रोसेस है, ठीक है, जो कि एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए वो करता है। उसमें जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन है। जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन का आइडिया है अहेड ऑफ टाइम, जस्ट इन टाइम। ओके, उसको आगे देखते हैं। फिर ग्राल वीएम पॉलीग्लॉट है। पॉलीग्लॉट का क्या मकसद है कि ग्राल वीएम ना सिर्फ जेवीएम लैंग्वेजेस जैसे कोटलिन, जावा, स्केला को रन कर सकता है, बल्कि जावास्क्रिप्ट,
पाइथन, रूबी, रस्ट, मतलब हर किस्म की लैंग्वेज जो है वो इस पर रन हो सकती है। स्पेसिफिक टू JVM लैंग्वेजेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है ट्रफल, जो कि इनेबल करता है क्रॉस VM को मल्टीपल लैंग्वेजेस रन करने में, ठीक है। एक वर्चुअल मशीन के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस जो हैं वो रन की जा सकती हैं। डिफरेंस क्या है? जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन यूज करता है JDK, जबकि क्रॉस VM अहेड ऑफ टाइम जो है कंपाइलेशन यूज करता है। उसको देखते हैं डिटेल में क्या, ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। फिर बेनिफिट्स क्या है सर्वरलेस के लिए कि ये जो हमारा कोड स्टार्ट है, जो हमने देखा जनरेटर के साथ, ठीक है, फिर हमने देखा टीवी के साथ, फिर हमने देखा इस रिमोट के साथ, तो एक कोड स्टार्ट को मिनिमाइज करता है, ख़त्म नहीं कर सकता। क्यों? इसको स्टिल थोड़ा टाइम तो लगता है स्टार्ट करने में। अगर आप लैंड क्रूजर ले लेते हो या FX ले लेते हो, दोनों गाड़ियाँ जो हैं थोड़ा टाइम तो लेगी स्टार्ट होने में, इंजन गर्म होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा दोनों का, एक कम लेगी एक ज़्यादा लेगी, लेकिन दोनों ले तो सकते हैं, ठीक है। सो क्रॉस VM जो है जावा को सपोर्ट करता है, स्केला, कोटलिन, रूबी, रस्ट, पाइथन, जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट वर्जन्स, वनीला जावास्क्रिप्ट, ES6, जो कुछ आप इसके ऊपर थ्रो करोगे उसे रन कर देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ JVM के ऊपर लिमिटेड है। अच्छा, इसके जो मेन बेनिफिट्स हैं वो क्या है? फास्ट स्टार्टअप है, उसके बाद लो रिसोर्स यूसेज है। लो रिसोर्स यूसेज मतलब आपका बिल कम आएगा, ठीक है, कम मेमोरी यूज होगी, कम बिल लाएगा, कम टाइम में एग्जीक्यूशन होगी। वल्नरेबिलिटी क्या होती है कि आपके जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है, इसको डिटेल में आगे देखते हैं। और इसका जो पैकेज साइज होता है, हमने शुरू में देखा कि जो पैकेज साइज है कोड का वो बहुत इफेक्ट करता है लैम्डा के स्टार्टअप के ऊपर या कोड स्टार्ट के ऊपर। अच्छा, अब बारी आती है कि फास्ट स्टार्टअप क्यों है। ट्रेडिशनल जो जावा डेवलपमेंट है या JVM की जो डेवलपमेंट है JDK को यूज़ करते हुए, जब आप उसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन रन करते हो तो सबसे पहले जावा फाइल्स को लोड करता है, उनको अनकम्प्रेस करता है, उसके बाद क्लास डेफिनेशंस को इंटरप्रेट करता है, फिर उन सबको इकट्ठा करता है, फिर जिस मशीन पे वो रन हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैक पे रन हो रहा है तो डिफरेंट टाइप ऑफ कोड जो होगा वो होगा, विंडोज़ पे डिफरेंट, लिनक्स पे डिफरेंट, और उसके बाद जो है उसकी परफॉर्मेंस आती है, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। लेकिन क्रॉस VM पे क्या होता है कि एक एग्जीक्यूटेबल बनाता है क्रॉस VM रादर देन कोड या जार फाइल्स, ठीक है, और वो बस आपने रन करनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जैसे कि आप C++ में जब हम डेवलपमेंट करते थे PF में, आप क्या करते थे कि रन का बटन दबाया, एक CMD की विंडो खुली, उसके ऊपर टाइप किया, इनपुट दिया, और रन हो रहा है जी, रन हो रहा है, ठीक है। उसके लिए आपने पूरा ये प्रोसेस नहीं करना होता था, और तो कंपाइलर कर रहा होता था, लेकिन विजुअली ऐसे लगता है कि वो बस ऐप रन हो रही है और आप उसमें टाइप कर रहे हो, कोई स्टार्टअप नहीं है। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है क्रॉस VM के पास, एक एग्जीक्यूटेबल बनती है जो कि AWS के ऊपर जाके कस्टम रन टाइम पे रन हो रही होती है, और ये सारा जो प्रोसेस है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन का, ये फारिग हो जाता है। जस्ट इन टाइम क्या है कि जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च हुई उसी वक्त उसकी कंपाइलेशन हुई, उसी टाइम उसकी एग्जीक्यूटेबल बनी। अहेड ऑफ टाइम क्या है कि एग्जीक्यूटेबल ऑलरेडी जनरेटेड है, आपने बस उसको डिप्लॉय करना है और रन करना है, ठीक है। लो मेमोरी यूसेज, ट्रेडिशनली क्या होता है, कार्बेट कलेक्टर होता है, आपका वर्चुअल मशीन होती है, फिर डायनामिक कोड कैशे बनती है उसकी, फिर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, प्रोफाइलिंग वगैरह होती है, और एंड पे एप्लीकेशन का पेलोड बनता है और फिर एप्लीकेशन रन होती है। क्रॉस VM में क्या होता है, सिंपल कार्बेट कलेक्टर और मशीन कोड, ये बाकी जितनी चीज़ें आपकी मेमोरी जो है यूज़ कर रही होती है ये नहीं होती, और सिंपल गार्बेज कलेक्टर जो गार्बेज कलेक्शन कर रहा होता है, और आपके एप्लीकेशन का पेलोड। अगेन एक एक्सी फाइल समझ लो इसको, उसको रन किया, इनपुट दिया, खत्म। एक्सी वन टाइम है, एक्सी वन टाइम है। जैसे ही आपने उसको कंपाइल करके बिल्ड किया,
बिल्ड करके AWS पे रन कर दिया, वो दोबारा कभी भी नहीं बनेगी। अब अगर कोड चेंज है तो मैंने जार बनाई है, जार बनती है 0.5 सेकंड की, एक्टिव बनती है 1 सेकंड, ठीक है, तो वो ओवरहेड में उसमें जा सके कितना हो। अच्छा। एक्टिव बनने में टाइम तो लगेगा क्योंकि सारी डिपेंडेंसीज आपने एक फाइल में पैकेज करनी है और एक्टिव। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप एक्जी बना के दे रहे हो। अगर आप GitHub का macOS का लार्ज रनर यूज करें फॉर एग्जांपल, तो विद इन मिलीसेकंड जनरेट कर देगा। तो ये एक्जी होती नहीं है, ठीक है, इसको मैं एक्जी इसलिए कह रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक्जी होती नहीं है। इसको मैं डिटेल में आगे बताता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आई होप क्लियर हो जाएगा। तो फिर मेमोरी स्केलेबिलिटी, जब मल्टीपल इंस्टेंसेस रन हो रहे होते हैं, मल्टीपल मेमोरी एलोकेशंस हो रही होती हैं इन सारी चीज़ों के लिए, लेकिन अगेन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एप्लीकेशन फेल हो रहा है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो इस वजह से आपकी जो मेमोरी की कॉस्ट है या मेमोरी की जो यूजेज है वो बहुत कम हो जाती है। फिर वल्नरेबिलिटी कैसे रिड्यूस करती है कि एक दफ़ा जैसे हमने बात की कि एक्सी बन गई, उसके बाद उसके अंदर आप कोई कोड चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपने अभी बात की, ठीक है। फिर एक दफ़ा एक्सी जब बन रही है तो उसको जो पास मिल गए हैं फाइल्स के, उसके बाद आप न्यू पास नहीं ऐड कर सकते हो। आप उसके ऊपर कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकते हो कि यार ये पाथ है नया, इसके ऊपर जाके कुछ उठा के लेके आओ। क्यों? उसके अंदर कोड है ही नहीं है, वो ऑलरेडी मशीन का जो उसका कोड है उसके ऊपर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन का किसी को आइडिया, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन, अच्छा, रिफ्लेक्शन थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। रिफ्लेक्शन ये होता है कि आप डायनेमिकली कोड के अंदर से किसी चीज़ को एक्सेस करो। फॉर एग्जांपल आपने एक क्लास बनाई है, ठीक है, और उस क्लास के फंक्शन के नेम गेट करना चाहते हो आप, ठीक है, वो फंक्शन के नेम गेट करके उनको इन्वोक करना चाहते हो, लेकिन आपको इनिशियली पता नहीं है कि उसके अंदर कौन सा फंक्शन है, तो आप रिफ्लेक्शन यूज़ करोगे उसकी इंटरनल में जाके वहाँ से फंक्शन नेम गेट करके फिर आप उसको इन्वोक करोगे। रिफ्लेक्शन जो है एक बहुत हैवी प्रोसेस होता है और जनरली क्लाउड कंप्यूटिंग हो, मोबाइल डेवलपमेंट हो, वेब एप्स हो, कुछ भी हो, उसमें रिफ्लेक्शन को कोशिश की जाती है कि ना यूज़ किया जाए, क्योंकि कंप्यूटेशनली ये बहुत ज़्यादा वो होता है, इसके पैसे बहुत लगते हैं। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि इतना रिएक्ट में होता है कि रियल टाइम पे अगर आप सीक्रेट इंजेक्ट कर रहे हो तो वो वैल्यू नहीं उठा रहा, तो आपको बिल्ड टाइम पे हार्ड कोड करना पड़ता है, क्योंकि नोड की तरह उसके अंदर कोई इंजन नहीं जा रहा होता। तो आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल एक हार्ड कोड टाइप चीज़ सी कोड बन जाता है, आप उसके ऊपर रन टाइम पे कुछ रेंडर या वो चीज़ यस, मतलब फिक्स्ड है, फिक्स, नो चेंजेस। सेम डीसीरियलाइजेशन जो आपने अगर फॉर एग्जांपल क्लासेस बनाई हैं जो कि जैसे में डीसीरियलाइज हो रही हैं, तो एक दफ़ा जो आपने कर दिया उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इसमें वजह क्या है ये सब कुछ होने की, कि आपका जो कोड AWS पे रन हो रहा है उसके अंदर किसी टाइप का कोई इंजेक्शन या कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके, ठीक है। फिर जो आपने बात की कि एक्सी जो होती है जनरेट होती है, सो जो सिंपल डेबियन का सिम JDK 17 है, जब आप उसके ऊपर बनाते हो अपना जार, तो वो इतना होता है, करते करते जब हम कराल पे आते हैं तो उसका साइज इतना होता है। तो वो जो एक फैक्टर हमने देखा था कोल्ड स्टार्ट का कि लार्ज पैकेज साइज, वो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है, जो वो यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हो कि कितना बड़ा है। और देन कराल VM अगर आप यूज़ करना शुरू करते हो, ऑन पे कम होते होते फिर x86 पे स्ट्रेच पे बिल्कुल कम हो जाता है। यूज केसेस क्या है? अच्छा, यूज केसेस क्या है कि न्यूडिया के जो जिन्होंने यहीं पे काम किया है, क्यूटा कोर्स वगैरह वगैरह, उसके अंदर बैकएंड में इतनी चीज़ें चल रही होती हैं। न्यूडिया ग्राफ VM यूज़ करता है, ट्विटर ग्राफ VM यूज़ करता है फॉर देयर कोड, फेसबुक यूज़ कर रही है, ओरेकल यूज़ कर रही है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जिसमें सब अपने अपने यूज़ केसेस के लिए ग्राफ VM यूज़ कर रहे हैं। फिर आती है कोटलिन अगेन, कोटलिन प्लस ग्राफ VM क्यों? कोटलिन जो लैंग्वेज है ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। मल्टी प्लेटफॉर्म से क्या मुराद है?
कि अब AWS ने क्या किया है कि अपना SDK कोटलिन में लिखा है, ठीक है। अब वो SDK iOS पे भी चल सकता है, वो लैम्बडा में भी चल सकता है, वो किसी सर्वर के ऊपर भी चल सकता है, वो वेब के ऊपर भी चल सकता है। सो कोटलिन कैन एक्चुअली ट्रांसपाइल टू जावास्क्रिप्ट, Objective-C, Swift, ऑलरेडी जावा के साथ तो ये वर्क करती है। मतलब कि एक SDK है जो आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, चाहे आप वेब पे कोटलिन को यूज़ करके AWS के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, आप iOS पे कनेक्ट करना चाहते हो, आप एंड्रॉयड पे कनेक्ट करना चाहते हो, आप बैकएंड पे AWS लैम्बडा या EC2 पे आपका कोई चीज़ रन हो रही है उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो। तो कोटलिन प्लस GraalVM आपको ये एबिलिटी देता है। तो अगर आप कोटलिन JS यूज़ करते हो जो कि ट्रांसपाइल होकर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो आप AWS के जावास्क्रिप्ट के जो उसके मॉड्यूल्स हैं उनको यूज़ करके कोटलिन में कोड लिख के मल्टी थ्रेडिंग सेटअप करके आप सारी चीज़ जो है फिर जावास्क्रिप्ट में ट्रांसपाइल कर सकते हो, और फिर वो जो है GraalVM के ऊपर जब रन होगी, और इसके लिए जो बेस्ट वो एनवायरनमेंट है वो ARM है, ठीक है। वो ARM पे जब आप रन करोगे तो वो और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। उसका मेरे पास एक ग्राफिक थी लेकिन आई थिंक मैं उसको ऐड करना भूल गया हूँ। सो ये थोड़े से स्टैट्स हैं कि ये जो कोड है बेसिकली सर्वर साइड काइंड ऑफ रेंडरिंग करता है मोबाइल ऐप्स के लिए, कि जैसे वेब ऐप्स होती हैं वो बैकएंड से आप किसी टाइम में उसको चेंज कर सकते हो और वो फ़ौरन डिप्लॉय हो जाती है। मोबाइल ऐप्स में क्या है कि आपने एक बिल्ड डाली, उसमें कोई इशू है, आप नई बिल्ड तो डाल देते हो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका यूज़र अपडेट करे, ठीक है। तो उसके पास वो इशू वाली बिल्ड हमेशा रहेगी अगर वो अपडेट नहीं करता। तो इस चीज़ को बचने के लिए हम एक SDK बना रहे हैं जो कि मोबाइल डेवलपमेंट को वेब डेवलपमेंट की तरह कर देगा, कि आप कहीं पे भी बैठ के कुछ भी बनाओ, आप में इशू आ गया रिवर्ट करो, पुराना कोड डालो और ऐप नेटिव ऐप उसी तरह चलने लग जाएगी। ये PWA वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कहने ये सब डिस्क्राइब करने का मकसद ये है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स कोड है, ठीक है। और ये जो है कोड स्टार्ट है इसका JDK के ऊपर, ठीक है। मैं जो JDK यूज़ कर रहा था वो JDK आई थिंक 21 था और ओपन JDK था। इसका कोड स्टार्ट टाइम है 421.68 मिलीसेकंड्स। सेम कोड GraalVM के ऊपर 44.48 मिलीसेकंड पे रन हुआ है, मतलब 100% से भी तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा इसने कम कर दिया हमारा कोड स्टार्ट, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उसके कहते हैं GraalVM का बिल्ड। अब इसी के साथ अगर आप बिल्ड ड्यूरेशन इसका चेक करो तो 9000 प्लस मिलीसेकंड्स है, मतलब कि ये आपका बिल भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये सिर्फ 981 मिलीसेकंड्स है। तो मतलब जो आपका बिल JDK से इधर था, जब आपने सिर्फ कोई चेंज किए बगैर अपने कोड के अंदर सिर्फ आपने वहाँ पे 4 फाइल डिप्लॉय करने के बाद बजाय आपने GraalVM की नेटिव इमेज डिप्लॉय की है और आपका बिल यहाँ से यहाँ आ गया और आपकी परफॉर्मेंस यहाँ से यहाँ चली गई है, ठीक है। तो दैट वुड बी ऑल। किसी के क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। ये अपनी स्मूथी की जो बात करी, स्मूथी और इसके अलावा बताइए कि ये मैंने जो स्मूथी यूज़ की थी AWS के लिए, तो API की मॉडलिंग करना उसके लिए ज़्यादा टीम यूज़ की थी। तो अच्छा, स्मूथी की थोड़ी हिस्ट्री है, ठीक है। स्मूथी बनाया क्यों गया था? आई थिंक 2007 या 2008 में स्मूथी का फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था। स्मूथी को बनाने का रीज़न ये था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप रोज़ कर रहे होते हो, बोलर प्लेट कोड लिख रहे होते हो मॉडलिंग के लिए वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो AWS ने क्या किया, स्मूथी को इंट्रोड्यूस करवाया। क्या स्मूथी हमारी एक चीज़ है, आप इसको यूज़ करो, बजाय इसके कि उस सेम चीज़ बार बार लिखते रहो, आप स्मूथी को यूज़ करो, जहाँ पे डालनी है आप डाल दो, ठीक है। अब एक ट्रेडिशनल स्मूथी चल रहा है, एक बिल्कुल न्यू SDK स्मूथी का बनाया गया है विद कोटलिन, जो कि उस चीज़ को परफॉर्मेंस वाइज बहुत बेहतर कर देता है, ठीक है। और जो कोटलिन वाला स्मूथी है
वो सिर्फ आपको API मॉडलिंग या इस तरह की चीज़ नहीं देता, इस पे वन स्टेप आगे जाता है। और वो क्या है कि आप कोड जनरेशन कर सकते हो। कोड जनरेशन सिर्फ नॉट ओनली फॉर AWS, आप किसी टाइप का भी कोड जनरेट कर सकते हो। आपका कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है कोडलिंग का, ठीक है, आपको पता है जी ये एक क्लास है जो कि बार बार मैंने यूज़ करनी है, आप उसके लिए जावा पॉइंट है, ठीक है, जावा के एनोटेशन प्रोसेसेस हैं, कोटलिन के एनोटेशन प्रोसेसर हैं, फिर एक चीज़ होती है कोटलिन सिंबल प्रोसेसिंग, वो सारा एक कोटलिन का इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। लेकिन आप स्मिथी को यूज़ करके वो सारे यूज़ केसेस थ्रू स्मिथी एक फॉर्मेट वे में भी हासिल कर सकते हो। ये सिर्फ जो कोटलिन वाला स्मिथी है ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है मॉडलिंग वगैरह उस चीज़ के लिए, इसके ये आपको बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स और भी देता है। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, आपका क्वेश्चन था एक्जी वाला। क्वेश्चन रिपीट करवा दें एक दफा फॉर द ऑडियंस। यस, सवाल रिपीट करें आप उनका। अगर आपने रन टाइम एनवायरनमेंट चेंज करना है उसके लिए आप क्या करते हैं? हर टाइम आपको नई बिल्ड भेजनी पड़ेगी एक तरह से, वो जो चीज़ अब देखें, आप किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं, ठीक है, आपने कोड अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल आपने क्रेडेंशियल्स चेंज करने हैं, ठीक है, और वो हार्ड कोडेड है फॉर द सेक ऑफ दिस कन्वर्सेशन, ठीक है, और आपने क्रेडेंशियल्स चेंज करने हैं और आपने रीडिप्लॉय करना है। रीडिप्लॉयमेंट तो स्टिल एग्जिस्ट करती है, चाहे आप जार यूज़ करो, चाहे आप CDK से डिप्लॉय करो, चाहे आप SAM से डिप्लॉय करो। ये जो है ये आपको एक एज क्या देती है कि GraalVM ना सिर्फ एग्जीक्यूशन में तेज है बल्कि ये आपको बिल्ड में भी परफॉर्मेंस देता है। अगर एक जार 2 सेकंड्स में जनरेट हो रही है तो GraalVM की जो नेटिव इमेज है वो हो सकता है 1 मिलीसेकंड या 0.50 मिलीसेकंड्स में जनरेट हो। तो ये विन विन है ऑल साइड से, ठीक है। तो अगर आपने किसी चीज़ की डिप्लॉयमेंट करनी है आप CDK यूज़ कर सकते हो, आप GitHub Actions यूज़ कर सकते हो और आप जो है डायनामिकली जाके डिप्लॉय कर सकते हो अपने लैम्ब्डा फंक्शन पे या कहीं पे भी। मतलब बिल्ड नहीं है, बिल तो ऑब्वियसली नहीं जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा इसको हैंड ऑन क्लास है कि GraalVM कैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा, GraalVM रन होता है AWS के कस्टम रन टाइम्स के ऊपर। किसी को कस्टम रन टाइम्स का आइडिया है कि AWS के कस्टम रन टाइम्स क्या होते हैं? अच्छा, कस्टम रन टाइम ये होता है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है लिनक्स का ऑप्शन मिलता है, विंडोज़ का ऑप्शन मिलता है, मैक का मिलता है फॉर एग्जांपल, या AWS का जो अपना लिनक्स है मैं उसका नाम भूल गया वो मिलता है, ठीक है। वो क्या होता है कि आप उसके ऊपर जार डिप्लॉय करते हो, वो जार को एग्जीक्यूट कर देता है वगैरह वगैरह। जब आप कस्टम रन टाइम ऐड करते हो जैसे GraalVM है तो इसके लिए आपको एक क्या कहते हैं बूटस्ट्रैप फाइल ऐड करनी पड़ती है। बूटस्ट्रैप फाइल सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन बताती है कि ये आपका GraalVM की नेटिव इमेज है, ये उसका पाथ है और बस, और कुछ नहीं करना। और जो आप पहले जार डिप्लॉय कर रहे थे अब आपने GraalVM की नेटिव इमेज डिप्लॉय करनी है, नथिंग एल्स। बाकी सारा कुछ वही है, आपने GraalVM का प्लगइन ऐड करना है, ठीक है। अगर आप Maven यूज़ कर रहे हो या Gradle यूज़ कर रहे हो आपने प्लगइन ऐड करना है, आपने कमांड रन करनी है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो हार्डली में है कुछ 4 से 5 लाइनें ऐड करनी है आपने अपनी कोड बेस के ऊपर और आपका बिल भी कम हो जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। और ये सिर्फ अगेन पॉलीग्लॉट है GraalVM, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है JVM लैंग्वेजेस के लिए। आप इसके ऊपर पाइथन रन कर सकते हो, आप इसके ऊपर स्केलर रन कर सकते हो, रस्ट रन कर सकते हो, PHP रन कर सकते हो। एग्जैक्टली। Okay, guys, any other questions? Okay, थैंक यू। thank you so much. Give a round of applause for Sakit. So just ending